चीज को समझने में ना कि मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूजर के साथ रह रही हूँ, मुझे 20-25 साल लग गए। जो डिसफंक्शनैलिटी थी वहाँ पे, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर? देखो, रेड फ्लैग बहुत सारे होते हैं पहले दिन से ही, उसी समय समझ जाओ कि नहीं, डेंजर है, खतरा है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता है। आपको उस टाइम पे कैसा फील होता था जब वो मारने पीटने के बाद नॉर्मल हो जाता? मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। बहुत सारी विमेन ऐसी है कि उनको पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप डिसफंक्शनल है, अब्यूजिव है, एंड दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ लिविंग। मैं ऐसे मतलब मोटे खड़ी थी जहाँ होता है ना कि जैसे पूरे शरीर से कपड़े उतार दिए गए हो। ये स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है ना, खुद की आत्मा के लिए होती है। मतलब अपनी जान लगा दो, अपनी अंतिम जीवन के अंतिम सांस है ना, उस समय तक अपनी हीलिंग करो। अगर ही नहीं कि ना किसी से जीतने की चाह और न हारने का डर, ना किसी से जीतने की चाह और न हारने का डर, खुद ही को खुद में ढूंढने की अभी जंग बाकी। एक वुमेन जो इतने बड़े ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से निकली है, उसके लिए इतना पावरफुल साउंड करना साउंड्स इम्पॉसिबल। सैल्यूट टू यू। नमस्ते व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अगर आज आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम टू आवर चैनल। इट्स टाइम टू बी अनप्लग्ड एंड वेलकम टू आवर शो द मिड शो, मिस्टिसिज्म, इवोल्यूशन एंड ट्रांसेंडेंस। एंड इस शो पे हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल सीकर्स से, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज के बारे में, और हम बात करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर्स, गुरुज और टीचर्स से डीप इंसाइट्स के लिए, उन सभी स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए जो अपनी जर्नी में ग्रोथ को सीख कर रहे हैं। On that note, we start our session today, and today we have on our show Pratibha Jaiswal. She is a twin flame coach and a healer, and she is helping all the people to come out of abusive relationships and heal their trauma as well. A very warm welcome, Pratibha ji. Welcome to the Mid Show. तहे दिल से शुक्रिया यशिका, और थैंक यू सो मच। I am so excited to hear about your journey. I have glimpses of that, but let's go deep in that journey today. And before we begin, let's just take few minutes to surrender this session to the divine and connect with the divine energy. Let's just take 2 minutes. So Pratibha ji, I invite you to share your intention with us. मैं इंटेंशन सेट करती हूँ कि प्रभु जो भी आज करवाना चाहे करवा ले, जो भी बुलवाना चाहे बुलवा ले, जिससे कि हमारे इस शो से ना किसी एक भी अगर व्यक्ति की कुछ भी हेल्प हो पाए ना, उसके जीवन में कुछ भी अगर प्रकाश, उसकी चेतना का अगर थोड़ा भी कुछ भी अगर उसकी चेतना में मतलब कोई कुछ भी थोड़ा भी अगर चेतना में प्रकाश आ सके, तो यही इंटेंशन मैं सेट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस। और बहुत ही प्योर इंटेंशन है, और मेरा इंटेंशन भी इसी लाइन में है कि ये एटलीस्ट ये अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि अब्यूज़ होता क्या है। कब आपको, बहुत से मैंने सुने हैं लोग कि उनको आइडिया ही नहीं होता है कि वो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है। उनको लगता है कि रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, लाइफ ऐसी ही होती है एंड देयर इज़ नो अदर वे आउट। तो अगर एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि अब्यूसिव रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, कौन से साइंस हैं, एक होप क्रिएट हो सके कि उनसे बाहर निकला जा सकता है, और एक बात क्रिएट हो सके कि हाँ, इस बात पे चल के आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हो। अगर ये आज क्रिएट हो सके इस सेशन के थ्रू, तो बस वही इंटेंशन है, और उसी के लिए ईश्वर को, गुरुजी को सरेंडर किया है। सो लेट्स बिगिन। आई एम सो क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू। सो प्रतिभा जी, कहाँ से हैं आप एंड क्या कर रहे हैं आजकल आप अपनी लाइफ में? आपकी फैमिली में कौन-कौन है? यशिका, सेशन शुरुआत करने से पहले ना, पहले मैं अपने गुरुजनों को के चरणों में ना बहुत कोटि-कोटि नमन करना चाहती हूँ। परम सर, रितु मैम, गुरुजी और उन सभी गुरुओं को जिससे कि ना मैंने अपने जीवन की यात्रा में थोड़ा कुछ भी सीखा है ना, अब तक की अपनी जीवन की यात्रा में, उन सभी को मैं ना उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करना चाहती हूँ। So grateful. Thank you for reminding me also, and beautiful. यशिका, मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ, जो कि गौतम बुद्ध और महावीर की भी जन्मभूमि रही है।
और जहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भी रहे हैं ना, जहाँ की ज्ञान की रोशनी लेने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे पढ़ने के लिए, है ना। मेरे पिताजी बिहार सरकार में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। मैं एक ऐसे फैमिली से थी ना जहाँ होता है ना कि बच्ची है तो चलो थोड़ी बड़ी हो जाए, थोड़ा उसको पढ़ा दो और फिर उसकी शादी की उम्र हो गई है तो उसकी शादी कर देना। मैं जब 17 साल की थी तो मेरी शादी हो गई थी। मैं 12th क्लास में पढ़ती थी। मेरे अभी 2 बच्चे हैं जो अभी आईटी इंजीनियर हैं। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या चल रहा था आपकी लाइफ में उस टाइम पे जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ मुड़े? कि जब मेरी शादी हुई तो मेरा वैवाहिक जीवन ना बहुत ही तनावपूर्ण, संघर्षपूर्ण और क्लेशपूर्ण था। हर दिन क्लेश में बीतता था। मैं मतलब 2-3 पार्ट में शेयर करूँगी, ठीक है? पहला तो ये कि मेरे विवाह के बाद जो है, मेरी शादी के बाद का मेरा जो जीवन था, जो 20-25 साल मैंने गुज़ारे उस शादी में, ठीक है? वो बहुत ही क्लेशपूर्ण था, तनावपूर्ण था। हर दिन तरह-तरह के क्लेश होते ही रहते थे। मतलब ऐसे में मेरे अंदर ना हमेशा से ही एक खोज रहती थी। अंदर एक खोज रहती थी कि मतलब क्या है, क्यों है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? एक अंदर में एक खोज रहती थी, लेकिन रास्ता कुछ भी मतलब मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है। लेकिन चूँकि मन में कभी शांति नहीं रहती थी, तो हमेशा लगता था कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो ऐसे में ना ब्रह्म कुमारी सेंटर पता चला मुझे कि सेंटर है, वहाँ ध्यान सिखाते हैं, कुछ सिखाते हैं। मैंने वहाँ जाना कभी-कभी जब भी टाइम मिलता था, मैं वहाँ जाके थोड़ी देर के लिए बैठती थी, खुद को ढूँढती थी, थोड़ी-सी वहाँ शांति महसूस होती थी, तो लगता था कि नहीं चलो मतलब वहाँ जाऊँ, थोड़ी देर बैठूँ। हुँ। उस टाइम में ना मतलब आज से 20 साल पहले एक अवेकनिंग करके एक प्रोग्राम आता था सिस्टर शिवानी का, ठीक है? वो शाम में 7 या साढ़े 7 बजे वो प्रोग्राम स्टार्ट होता था। तो एक दिन अचानक से टीवी चल रहा था ना, तो उस समय वो प्रोग्राम चल रहा था। तो मेरा ध्यान ना ऐसा कुछ सिस्टर शिवानी ने ऐसा कुछ मतलब वो बोल रही थी कि आत्मा आत्मा के बारे में कुछ बात कर रही थी, ऐसा कुछ वो मतलब सोल के बारे में कोई बात कर रही थी, तो जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो मैं ना फिर उस प्रोग्राम को ना देखने लगी, फिर मैं इंतज़ार करती थी कि किस टाइम में वो प्रोग्राम आता है और फिर मैं ना उस समय से उस प्रोग्राम को मतलब वहाँ से मैंने देखना शुरू किया उस प्रोग्राम को, मैं हमेशा देखती थी। तो मेरे घर में ना कितना टाइम हो चुका था आपकी शादी को, जब आप ये ब्रह्मा कुमार? 15 साल हो चुके थे, हुँ। लगभग 15 साल हो चुके थे। तो फिर मेरे घर में ना पूजा-पाठ का माहौल बिल्कुल ही नहीं था, ठीक है। एक ऐसी फैमिली थी जहाँ डेली पूजा-पाठ के नाम पे होता है ना कि थोड़ा अगरबत्ती जला दो, शाम का दिया जला दो, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी मेरे घर में पूजा-पाठ के नाम पे कुछ भी नहीं था। और मुझे ना पूजा-पाठ पसंद भी नहीं था एक्चुअल में। मुझे स मतलब बचपन से ही जब मैं देखती थी ना तो मतलब मुझे मतलब ये बातें ना कि आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान के रास्ते पे कैसे आगे बढ़ें, मतलब अपने अंदर होता है ना कि काम करने की मैं कौन हूँ, ये सब जानने की बहुत ज़्यादा अंदर में रहती थी चाहत। वैसा कहीं भी अगर मुझे कोई मैगज़ीन दिख जाता था, कहीं कोई प्रोग्राम दिख जाता था, तो मैं ध्यान से सुनती थी उसको, समझने की कोशिश कर कर्मा क्या है, हम क्यों हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। मैं सोती थी ना, तो जैसे मैं सो के सुबह उठती थी ना, तो ये थॉट मतलब सालों मेरे साथ चला। जैसे ही मेरी आँख खुलती थी ना, तो मैं सोचती थी कि अच्छा मैं जग गई, तो अगर मैं नहीं जगती तो मैं मर जाती ना। हुँ। तो अच्छा मैं मर जाती तो फिर क्या होता? फिर तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता, मेरे बच्चे, ये घर, फिर मैं जो इतना सोचती हूँ कि मेरा बेटा है, उसको देखना है, उसके लिए जीना है, लाइफ इतनी चैलेंजिंग है, इतना अब्यूज़िव रिलेशनशिप है, ऐसे शादी में मैं रह रही हूँ। तो लेकिन अगर मैं मर जाऊँ तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? फिर तो कोई नहीं देखेगा ना। फिर तो अगर मैं चली जाऊँ, ये थॉट ना हर दिन, हर सुबह मेरे दिमाग में आता था। आँख खुलते ही बेड पे फिर मैं उठती और अपने कामों में, दैनिक कामों में लग जाती, डेली के कामों में। फिर लाइफ फिर वही, इस तरह से। ऐसे में ही ना मैं जैसे कहीं जाती, सफ़र कर रही होती तो स्टेशन के ऊपर वो कुछ बुक्स वगैरह बेचते हैं ना, हुँ। तो उसमें ना मुझे ओशो की जो बुक, एक ओशो धाड़ा करके एक पुस्तक आती थी। हुँ। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो मैं ना मतलब और भी काफ़ी मैगज़ीन रहती थी, लेकिन वो किताब मुझे अच्छा लगता था, तो मैं वो किताब ले लेती थी, ओशो की वो किताब। वो और उनके कुछ उपन्यास और कुछ भी वो रहता था ना, तो वो मैं ले लेती थी, उसको पढ़ती थी। वो पढ़ के मुझे कहीं न कहीं अच्छा लगता था, सुकून मिलता था। तो इस तरह से ना वो मेरा था। ऐसे कर के मतलब मेरी मेरी मतलब जीवन की जो गाड़ी है ना, वो आगे चल रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। तो ये मेरी लाइफ़ का। हाँ। आप जो कह रहे हो कि आपका रिलेशनशिप बहुत तनावपूर्ण था, कलेशपूर्ण था, तो वहाँ आपको फर्स्ट फर्स्ट टाइम कब रियलाइज़ हुआ ऐसा कि
इस तरह से तो रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, इस तरह की तो शादी नहीं होती है। क्या वहाँ फिजिकल अब्यूज भी था बिल या सिर्फ वर्बल अब्यूज नहीं, हर था? बिल्कुल फिजिकल अब्यूज था, वर्बल अब्यूज था, सेक्सुअल अब्यूज था। मतलब अब्यूज के जितने तरीके होते हैं ना, वो सब कुछ था मेरे रिश्ते में। क्या आप उस टाइम पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी? बिल्कुल ही नहीं। क्या वो एक रीजन भी था कि आप उस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रही? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रीज़न था यशिका कि मैं उस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रही थी। मतलब रीज़न तो बहुत सारे थे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये था ना कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी। मुझे मतलब पैसे नहीं थे। अगर मैं कभी सोचती भी ना कि मैं अपने बच्चों को लेके निकल जाऊँ, ठीक है? एक तो ये सोच ना बहुत कम आता था। दिमाग में सोच आती कि ठीक है निकल जाऊँ, फिर दूसरे ही पल सोचती कि पैसे कहाँ हैं? लेके चली जाऊँगी तो रोड पे तो नहीं रहना ना। रोड पे जाऊँगी क्या, किसी से भीख माँगूँगी? क्या आपके क्या पास करूँ? कहीं से कोई फैमिली सपोर्ट था? बिल्कुल नहीं, मैं फैमिली से कोई भी सपोर्ट नहीं, मतलब मेरी फैमिली को ये कहना था, हम लोग मतलब ऐसी फैमिली से हैं कि जहाँ की अगर तुम्हारी शादी हो गई, तो अब तुमको अपने घर में रहना है। कलह-कलेश हर घर में होता है, हर वाइफ हस्बैंड के पति-पत्नी के बीच में होता है, तो बस उसमें एडजस्ट करके रहो। ये बात तो सच है कि हर मैरिज के बीच में डिस्प्यूट्स होते ही हैं। मतलब नॉट जस्ट मैरिज, अगर आपके अपने बच्चों के साथ भी लड़ाई होती है, आपके अपने पेरेंट्स के साथ भी लड़ाई होती है। हाउ वाज आपकी जो मैरिज थी, उसमें जो अब्यूज हो रहा था, जो डिसफंक्शनैलिटी थी वहाँ पे, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर मैरिज? क्यों बिल आपको लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव है? बिल्कुल। क्योंकि तो इस फिजिकल चीज़ को नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है। यशिका, इस चीज़ को समझने में ना कि मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़र के साथ रह रही हूँ, मुझे 20-25 साल लग गए, 25 साल लग गए, ये समझने में। इसी मैं के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी विमेन ऐसी है कि उनको पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप डिसफंक्शनल है, अब्यूजिव है, एंड दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ लिविंग। इसीलिए मैं ये डीप में जाना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता लगा? आपको ये 25 साल लग गए, बट व्हाट मेड यू रियलाइज कि हाँ ये अब्यूजिव है, ये दिस इज नॉट द राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये समझने में ना 25 से 30 साल के लगभग लग गए ये समझने में कि मैं जिस रिलेशनशिप में रह रही हूँ, ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है जहाँ की वाइफ हस्बैंड में के बीच या किसी भी रिश्ते के बीच मतलब थोड़ा होता है, थोड़ा हम लोग एडजस्ट करते हैं, थोड़ा एक दूसरे को समझते हैं, थोड़ा वो क्या चाहते हैं, थोड़ा हम चाहते हैं। और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि देखो रेड फ्लैग बहुत सारे होते हैं पहले दिन से ही, लेकिन लोग ना समझ नहीं पाते या हम नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? अब उसकी बात करते हैं। एक तो हमारी कंडीशनिंग, ठीक है? दूसरा हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं। दूसरा हमारा समाज हमको ये सिखाता है कि शादी है, कैसा भी है तो उसमें ही तुमको रहना है। जैसे भी रहो एडजस्ट करके रहो, ये वो। अवेयरनेस तो कहीं है नहीं कि ये अब्यूज़िव है। क्या इस लाइन पे ना रेड फ्लैग्स ये होते हैं कि जैसे जब अब पलट के मैं अपने जीवन को देखती हूँ, जब मेरे अंदर ये अवेयरनेस जब आया कि हाँ, मैं ऐसे रिश्ते में हूँ, तो ये रेड फ्लैग ना आपको ना मतलब कुछ दिन के बाद ही ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। वो रेड फ्लैग ना मैं आज डिस्कस करना चाहूँगी, ठीक है? तो जैसे होता है ना कि ये मतलब जैसे आप इस रिश्ते में वो किसी भी वो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कोई भी रिश्ता हो सकता है, पति-पत्नी ऐसा कुछ नहीं है, बॉस हो सकते हैं, है ना? मतलब मदर हो सकती है, वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है नार्सिसिस्टिक, है ना? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसको एनपीडी बोलते हैं, वो हो सकता है, राइट? तो उसके रेड फ्लैग ये होते हैं ना कि शुरू में ना वो एक्स्ट्रा मतलब केयरिंग, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लविंग मतलब बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, प्यार करना जो नॉर्मल नहीं है। मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा अब तुमको प्यार दिखाएँगे, बहुत ज़्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम्हारे लिए एकदम चाँद-तारे लाने की बात, है ना? तुम्हारे लिए मतलब जान देने की बात, है ना? बिफोर ये मैरिज की, मैरिज के स्टार्टिंग के डेट? स्टार्टिंग के टाइम में या बिफोर मैरिज अगर जो लोग इस मतलब जो लोग मैरिज नहीं है मान लो अगर वो किसी को डील कर रहे हैं ऐसे किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी को अगर डील कर रहे हैं तो उसके लिए मैं रेड फ्लैग बता रही हूँ कि वहां पे रहेगा एक्स्ट्रा एक देखो एक नॉर्मल होता है ना यशिका एक रिश्ता वहाँ इतना एक्स्ट्रा नहीं होता है वहाँ लोग रियल होते हैं ना दिल से होते हैं वहाँ इतना करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल सा रहता है सब कुछ लेकिन ये जो होते हैं ना ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है वो एक्स्ट्रा होंगे एक्स्ट्रा कि तुमको चलो आज खाने पे ले चलते हैं तुमको आज होटल ले चलते हैं तुम आज यहाँ ले चलते हैं आज वहाँ ले चलते हैं अगर बहुत ज्यादा कोई कर रहा है ना बहुत ज्यादा दिखा रहा है ना तो सोच लो कि वो रेड फ्लैग है ये जो है ना ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है ठीक है ये एक रेड फ्लैग होता है
दूसरा होता है ना कि जैसे जैसे ही आप तुम ना उसकी ग्रिप में आ जाओगे, आप उसकी ग्रिप में जैसे आ गए, उसके प्यार में पूरी तरह से होता है ना, गिरफ्तार हो गए एकदम, उसकी मतलब ट्रैप में फंस गए। उसके बाद ना धीरे धीरे वो क्या करेंगे ना, कंट्रोल करते हैं पहले। कंट्रोलिंग देखो, एक होता है ना कि क्या होता है, मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे कि वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं ना कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमको कंट्रोल कर रहा हूँ, राइट? समझ रहे हो ये का? मैं तुमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर मैं रही हूँ। तुमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम और लड़कियां भी खुश होती हैं, हम भी खुश होते थे कि ओ जैसे हुआ हम पोजेसिव हो रहा है, शिव हो रहे हो तो जेलस वाह हो रहे हो। हाँ, और घर के लोग भी बोलेंगे कि वाह, मतलब तुमको कितना प्यार करने वाला पति मिला है, कि देखो उसको, उनको थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं है कि तुम मतलब थोड़ा सा भी इधर जाओ उधर जाओ, देखो वो प्यार है। ठीक है, लोग भी, फैमिली के मेंबर भी, तुम जाओगे साथ में ना तो वो बोलेंगे ये प्यार है, वाह वो कितना प्यार करता है तुमसे। लेकिन वो प्यार नहीं है, वो प्यार के नाम पे ना धीरे धीरे आपको ना वो कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, तो ये समझ होनी चाहिए कि ये प्यार है या मेरे ऊपर कंट्रोल है। ठीक है, पर फिर वहां क्या होता है, ये रेड फ्लैग वहां होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर उसको साइड कर देते हैं प्यार के नाम, इग्नोर कर देते हैं, साइड कर देते हैं प्यार के नाम पे, और खुश हो के रहते हैं कि चलो ठीक है, हमसे तो इतना क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। और कंट्रोल इस तरह से होता है ना यशिका, कि धीरे धीरे वो इतना कंट्रोल करेंगे कि तुम्हारे चलने उठने बैठने, तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारी फैमिली, तुमको कहीं भी नहीं जाना, किससे बात कर, किसका फोन आ रहा है, किधर जा रहे हो, सब चीजों पे तुम्हारा जो है वो कंट्रोल धीरे धीरे ले लोगे। पता ही नहीं चलेगा कि तुम किस मतलब सिकंजे में तुम फंस चुके हो, वो तुमको पता लगने में ही टाइम लग जाएगा। फिर तुम सोचोगे कि नहीं ऐसे, वो क्या करेंगे, मतलब फोन आया तो किसका आया, क्यों बात की, इतना देर क्यों बात करे, तो इतना भी क्या बात करना। ठीक है, इस तरह से फिर तुमको फैमिली फंक्शन में क्यों जाना है, वहां ऐसा क्या है, या फिर वहां अगर तुम्हारा कोई भाई है, कजन है, कोई भी है, तुम गई, बात की, हंस के बोली, तो क्यों तुमने बात करा उससे, इतना हंस हंस के बोलने की क्या जरूरत थी। मतलब हर तरह से ना तुम्हारा जो वजूद है, जो तुम रियल हो, जैसे मेरा नेचर है हंस के बोलना, बात करना, दिल से खुल के होता है ना, किसी से शेयर करना, वो मेरा नेचर है, भगवान ने मुझे वो दिया है। तुम उस नेचर में नहीं रह सकते हो, फिर वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करने लगेंगे, कंट्रोल करेंगे तो फिर तुम भी, हर इंसान चूंकि रिश्ते में है तो वो सोचता है कि नहीं मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है तो मुझे ऐसे क्यों करना, इतना कंट्रोल करेंगे कि चलो तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं नहीं जाऊंगी। और फिर चलो तुमने ऐसा ड्रेस क्यों पहना, तुमने ऐसी टॉप क्यों डाली, तुम साड़ी क्यों नहीं पहने, साड़ी जो पहनती है ना तो वो भारतीय नारी होती है ना। और ये तुम ये टॉप पहन ले रहे हो या कुछ भी ड्रेस डाल रहे हो, ये क्या है, जो अच्छी औरतें होती है वो ऐसे कपड़े नहीं डालती है ना। संस्कारी जो औरत होती है उसको एकदम अच्छे से साड़ी, पूरा माथा से पल्लू लेके अच्छे से रहना चाहती है, वो होती है संस्कारी औरत। इस तरह से तो समझ में आना चाहिए, अगर इस तरह से हर जगह तुम्हारे कपड़े पहनने पे, उठने पे, चलने पे, किसका फोन आया, कहाँ जाओगे, नहीं जाओगे, धीरे धीरे हर चीज पे कंट्रोल ले लिया जाएगा। तो उसी समय समझ जाओ कि नहीं, डेंजर है, खतरा है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता है। इतना ज्यादा अगर कंट्रोल है तो ये प्यार तो नहीं ही हो सकता है, ये प्यार नहीं है। ठीक है ना, और ये तो बहुत red flag स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है सोसाइटी की, ये प्यार है। आई डोंट नो ये कहाँ से ये बनी है ये कंडीशनिंग, बट इट्स टाइम टू अनप्लग फ्रॉम दैट कंडीशनिंग नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये होता है यशिका कि जैसे ना, अच्छे, और एक बात और होती है ना कि अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूजर के साथ रह रहे हो ना, और बाहर जाके उनके ना मतलब कई फेसेस होते हैं, मतलब होता है ना वो चेहरे के ऊपर मास्क लगा के रखते हैं, किसी और के सामने अच्छे और किसी और सामने कुछ और। बिल्कुल, घर में उनका चेहरा अलग होता है। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, समझ में आ जाना चाहिए उसी समय। अगर किसी के साथ आज अगर ये वीडियो किसी को मिलेगा और उसके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो उसको ये समझ लेनी चाहिए कि उसके साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है। जैसे क्या करते हैं ना कि घर में एक अलग चेहरा है, घर में एक अलग चीखना चिल्लाना, तुमको कंट्रोल कर रहे हैं, एक बिल्कुल ही अलग चेहरा, और बाहर जैसे ही जाएंगे एकदम स्वीट, इतने मीठे, इतने स्वीट, इतना केयरिंग दिखाएंगे, इतना केयर दिखाएंगे, प्यार करेंगे, लोगों से बात करेंगे इतने अच्छे से कि कोई दूसरा पर्सन ना कभी समझ ही नहीं सकता है कि ये इंसान ऐसा है, कभी भी नहीं। अगर तुम जाके भी बताओगे ना कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा 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 आपके साथ हो रहा है। और ये अब्यूज ना शुरू में तो कंट्रोलिंग, ठीक है,
कंट्रोल करना प्यार के नाम पे कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पसंद है कि तू ऐसे पहन, ऐसे उठ, किसी से बात कर, ये। और फिर धीरे-धीरे ना ये कंट्रोल जब इतना बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, फिर वो क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएँगे। अब गुस्सा आ गया उनको किसी बात पे, तो वहाँ से फिर उनकी लिमिटेशन और ज़्यादा बढ़ी, वो भी टूट जाएगी, फिर वो क्या करेंगे, फिर मारना-पीटना वो शुरू कर देंगे। और ये पता है, ये एक ऐसा ट्रैप बन जाएगा ना, और अभी मारेंगे, ठीक है? अभी मारेंगे, गाली देंगे, अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, एक से एक अब्यूज़िव लैंग्वेज, ठीक है? वो देंगे और अगले ही पल, 1 घंटे के बाद वो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। और फिर आके, फिर वापस से जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, है ना? कुछ भी नहीं हुआ है, फिर चलो खाते हैं, चाय आपको उस पीते हैं, टाइम पे मूवी देखते हैं। आपको उस टाइम पे कैसा फ़ील होता था जब वो मारने-पीटने के बाद नॉर्मल हो जाता? बहुत, बहुत बुरा फ़ील होता था अपने अंदर, तो सब कुछ टूट के बिखरा हुआ रहता था। और देखो, ये जो मतलब सोल लेसन की बात करें ना, तो वो आगे बात करेंगे कि इसमें हमें क्या सीखना है, ये तो हमारे लेसन होते हैं ना एक्चुअल में, है ना? आखिर आप हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो राइट, ये बातें तो बाद में समझ में आती है कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है ना? राइट। उस टाइम की ये फीलिंग होती है ना कि चूँकि उस टाइम की ये फीलिंग होती है ना कि अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और कंडीशनिंग इतनी बढ़िया की गई है हम लोगों की, ठीक है? खुद पे डाउट क्रिएट होता होगा कि शायद मेरी ही गलती थी, मेरी मुझे मेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए। हाँ, मुझे भी क्या ज़रूरत है, अगर थोड़ी-सी मैं बात ही मान लेती तो क्या होता? मुझे भी क्यों बोलना था? जैसे धीरे-धीरे तुम अपने रियल में नेचर में रहोगे नहीं, वो चिल्लाएगा, तुम भी चिल्लाओगे। हुँ। चिल्ला के अगर तुम बोले तो ऐसा क्या था? उनका तो स्वभाव है गुस्सा करना, है ना? वो थोड़ा-सा गुस्साने इसके लिए आपको वैलिडेट किया जाता है, और हमें हमें क्या है, अरे थोड़ा घर में शांति बना के मुझे भी तो रखना चाहिए, है ना? ऐसा क्या है, इतने गुस्से से क्यों, मतलब ना ही है। शांति का बीड़ा तो औरतों ने उठा रखा। मुझे याद है अपनी मम्मी की जनरेशन, मुझे याद है मेरी मम्मी का हमेशा यही होता था कि बेटा घर में शांति बना के रखो। चाहे कोई, मैं नहीं कहती कि मेरे फादर कुछ कहते थे या कुछ भी, कोई भी फैमिली में, पूरी में, रिलेटिव्स में कहीं भी कोई भी बात होती थी, तो मेरी मम्मी की एक फिक्स लाइन होती थी, एक चुप 100 सुख। तो मुझे आई कैन रिलेट विद दैट कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है। बिल्कुल। और अगर कभी क्या होता था ना कि मैं जैसे घर से बहुत, मेरे साथ बहुत ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं बिल्कुल हिल गई हूँ अंदर से, एकदम तड़प रही हूँ, तो कहाँ जाऊँ? तो मम्मी के यहाँ चली जाती थी, बच्चों को लेके, 2 छोटे-छोटे बच्चे, दोनों का उँगली पकड़ा और लेके घसीटते हुए कि चलो मुझे अब नहीं रहना, ठीक है? तो जब वहाँ गई, तो वहाँ भी फिर ना, जैसे आज आज गई, कल से ही लगता था कि मैं बोझ हूँ इनके ऊपर, है ना? मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ, है ना? यहाँ मैं क्यों आ गई हूँ? और ऐसा फ़ील होता था ना कि और कंडीशनिंग भी ऐसी थी कि अपने घर में ना, मतलब अपने घर में कैसे भी रहो, 4 जूते भी पड़ जाए ना तो कोई ठीक नहीं, अपना घर है ना। पति मार भी दिया तो क्या हो गया? अपने घर में अपनी इज़्ज़त होती है ना? हुँ। अपने घर की बात ही कुछ और होती है ना? चाहे पिट रहे हैं, चाहे गाली चाहे खा रहे पिट हैं, रहे हैं, बिल्कुल। फिर भी इज़्ज़त और नहीं है। हाँ, और मम्मी ये बोलती थी कि पति का राज जो होता है ना, वो महाराज होता है। वो राज ना तो कोई दे ही नहीं सकता है। और लड़कियाँ अपने घर में ही अच्छी लगती है, मायके में तो लड़कियों की कोई इज़्ज़त होती नहीं है, लड़कियों को तो मायके आना नहीं चाहिए। कैसे भी करके अपने घर में ही रही, वहाँ जो इज़्ज़त मिलेगी ना, वहाँ जो शान होगी ना, वो मायके में तो कभी नहीं मिल सकता है। भाई-भौजाई ठीक से रहने नहीं देगा और वो तुम्हारी इंसल्ट करेगा, तो उससे अच्छा है ना कि अपने घर में ही रहो। तो ये बातें तो हमारे समाज में है, आज भी है। सो और आज भी घर-घर में लड़कियाँ पिट रही हैं और ऐसे मतलब ऐसी ज़िंदगी जी रही हैं, आज भी जी रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पुरानी बात है, आज नहीं, आज भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल, तो ये है। मूविंग फॉरवर्ड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आप शेयर कर रहे थे कि हमने ये तो देख लिया कि वहाँ चल क्या रहा था एक्चुअली में आपकी लाइफ में, और आप ब्रह्म कुमारी जा रहे थे इस टाइम के ड्यूरेशन, फिर आगे क्या हुआ? फिर इस तरह से ही मेरी ज़िंदगी मेरी चल रही थी, पिछले 25-30 सालों से। मैं अब्यूज़ खाए जा रही थी, लिए जा रही थी, लिए जा रही थी, लिए जा रही थी, घुटती थी, रोती थी, तड़पती थी, फिर वापस जो है, फिर उसी ज़िंदगी में वापस फिर लग जाती थी। फिर वापस मजबूरी इतनी, बच्चे हैं, छोटे बच्चे लेकर उनकी एजुकेशन का क्या होगा, उनको पढ़ाना है। तो मन में एक टाइम पे आ गया ना कि कैसे भी करके ना मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना है। चलो ठीक है, अब तो मेरा जीवन ऐसा है, तो है। अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मुझे अपने बच्चों को ना, ये जो बच्चे हैं ना, इसको बड़ा करना है। कैसे भी इनको पढ़ा लिखा के
बड़ा करना है, इनका लाइफ, इनकी ज़िंदगी को बनाना है, बस मेरा यही है। रेड रेड फ्लैग की जब मैं बात करूँ ना, तो एक चीज़ और छूट रही है यशिका। हाँ, बिल्कुल। एक और रेड फ्लैग होता है ना कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या करेंगे, कभी भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, कभी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते मतलब फाइनेंशियली नहीं लेते या फाइनेंशियली भी नहीं लेंगे जिस तरीके से लेना चाहिए। जैसे पैसे हैं, आज तो दे दी, नहीं है तो मैं क्या करूँ? मेरे पास नहीं पैसे हैं, तू जान, तू समझ, मुझे नहीं पता कहाँ से आएँगे। तो मुझे नहीं पता कहाँ से आएँगे, बोल के वो चले जाएँगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा, ना घर के काम में, ना बच्चों को पढ़ाने की, मतलब ना बच्चों को पढ़ाने की, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, कपड़े चाहिए, मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो कहीं से भी नहीं लेते, किसी ना घर के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंगे। ये सारी ना, मतलब क्या होता है ना कि ये जो रिश्ता होता है ना, एक ही, मतलब एक व्यक्ति के कंधे पे ही होता है। ये जो फैमिली चलती है ना, जो कहने के लिए फैमिली है, एक्चुअल में ना एक ही बंदा ना उसको खींच रहा होता है। वन पर्सन ही जो होता है ना इस रिश्ते में, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एक ही जो है ना इस गाड़ी, ये जो गृहस्थी की गाड़ी होती है ना, उसको एक बंदा ही खींच रहा होता है। दूसरा कोई रोल नहीं कर रहा होता, कुछ भी नहीं, किसी भी तरह का ना, पेनफुल, दैट्स रियली पेनफुल। किसी भी तरह का वो ना वो इमोशनल सपोर्ट करेगा, ना मेंटल सपोर्ट, किसी भी तरह का वो सपोर्ट नहीं करेगा, और हर बात पे अब्यूज, हर बात पे अब्यूज। कहीं भी कुछ भी बोल देना और निकल जाना, चले जाना, मुझे नहीं पता, 10 दिन घर से गायब है, 20 दिन गायब है, महीनों गायब है, मुझे नहीं पता, ऐसे नहीं है, मुझे नहीं पता, पैसे नहीं है तो कहाँ से पैसे आएंगे, मुझे क्या पता कहाँ से आएंगे पैसे, और आप डिपेंडेंट हो नहीं, आपके पास पैसे हैं नहीं, फिर आए कुछ आपको दे दिए, मतलब ये देख रही हो, मतलब ये अच्छे से दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छे से दिख रहा है, अभी देख पा रहे हैं ना, लेकिन उस टाइम में जब हम सिचुएशन में होते हैं ना, तो हमारे पास आंखें नहीं होती है देखने के लिए। ये आंखें जो अभी मेरे पास है ना, ये जो बातें जो अभी मैं जाके रिफ्लेक्ट कर पाती हूँ अब, पहले मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हूँ। वो होता है ना, चूहादानी में चूहा कैद है, तो उसी में घूम रहा है, चक्करे काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, उसको पता ही नहीं है कैसे निकलना है, करना क्या है, कभी भी नहीं पता चलता है। एक रेड फ्लैग मैं आपसे और यहाँ पे पूछूं, आपने जैसे अभी मेंशन किया कि वो 10-10, 20-20, 30-30 दिन घर से बाहर रहते थे। डिड ही हैव अदर रिलेशनशिप्स जिनके बारे में आपको अवेयरनेस होती या नहीं थी? हो सकता है, हो सकता है, ऐसा होता है। या ये भी मैंने एक जो रेड फ्लैग होता है कि दे हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स? बिल्कुल मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाओगे, वो इतने छुपे रुस्तम होते हैं ना कि कभी तुम पकड़ नहीं पाओगे। एक्चुअल में क्या होता है ना कि तुम अपने ट्रैप में ना इतने फंसे हुए रहोगे ना, किसी और चीज अपना डाउट और गिल्ट इतना बड़ा होता है कि सामने ना क्या कर रहा है उस पर नजर कभी देख ही नहीं पाओगे, वो तुमको इतना गिल्ट में, फियर डर इतना अंदर में रहता है, उसी लूप में फंसे रहोगे, कहीं और देख नहीं पाओगे बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा हो, मैं जी रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, आज का दिन मेरा कैसे निकल रहा है, बस उसी में फंसे रह जाओगे, कुछ सोच ही नहीं पाओगे, कुछ सोचने की, समझने की जो क्षमता होती है ना एक इंसान के अंदर, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, नहीं रहती है। कैसे ये निकले होता आप है। इन चीजों से? इस तरह से मेरी जर्नी चल रही थी, पिछले पिछले 25-30 सालों से मैं इस तरह के ही मतलब लूप में फंसी हुई थी। उसके बाद 2020 में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ट्रिगर हुई। हम्म तो जब 2020 में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ट्रिगर हुई, उसके बाद मैं ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पे खड़ी थी ना इश्का, कि जहाँ की मतलब मेरी आत्मा ना मेरे हाथ में थी, और लग रहा था कि अब नहीं, बस, बस करो बस, अब मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है प्रभु, भगवान। मुझे या तो मतलब ले चलो, या तो मैं मरना चाहती हूँ, ठीक है, या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे नहीं जीनी है ऐसी ज़िंदगी। मैं उस मकाम पे पहुँच गई थी, जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ट्रिगर हुई। उसके बाद मैं घंटों, घंटों 2, 3, 5, 10 दिन होता है ना, इतना पेन था अंदर, इतना दर्द था, इतना रोना, इतना तड़पना कि मैं क्यों हूँ, मेरा वजूद क्या है? एक होता है ना सोल, मतलब अंदर से एकदम तड़प जाता है कि नहीं, बस करो। फिर मैंने ऐसे में ना भगवान से प्रार्थना, दिन रात मैं रोती और भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करती कि मुझे निकालो, कोई तो रास्ता दिखाओ। और ऐसी स्थिति में मैं थी, तो ऐसे में फिर पढ़न सर और रितु मैम का जो है वीडियो मेरे सामने आना शुरू हो गया। फिर वहाँ से मैंने अपने इनर वर्क की जर्नी शुरू की। तो आप तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, कैसे आपने कोर्स वगैरह स्टार्ट किया? क्या आप तभी भी रह रहे थे अपने पार्टनर के साथ? बिल्कुल, 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 मैं रह रही थी, और जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ट्रिगर हुई, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ था उस ट्रिगर को देने में। हम्म
उस ट्रिगर को देने में उनका भी बहुत बड़ा रोल था। मैं ऐसे मतलब मोटे खड़ी थी जहाँ होता है ना कि जैसे पूरे शरीर से कपड़े उतार दिए गए हों, मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। ठीक है। ओह माय गॉड। फिर ऐसे में परम सर और रितु मैम का वीडियो आया सामने, और फाइनेंस पैसे तो मेरे पास बिल्कुल ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसे में ना मैंने अपनी बहन की हेल्प ली। मेरी बहन है जो कि मेरी सोलमेट है। ये होता है स्पिरिचुअल जर्नी में कि कोई ना कोई हेल्प आपको जरूर मिलेगा, मिल जाती ये होता ही होता है, मिल जाती है। अगर आप खुद के लिए सोचोगे ना कि मुझे खुद पे काम करना है, भगवान मुझे बचा लो, अब नहीं, तो वो अपने आप रास्ते खोलते हैं। अपने आप रास्ते खुद। फिर मेरी बहन ने ना, बहन से मैंने सपोर्ट लिया। सर से मैंने बात की थी फोन के ऊपर, करण सर से फोन के ऊपर बात की थी, और मेरा और बहुत रो रही थी मैं। तो फिर सर ने बोला कि इनर वर्क स्टार्ट हो रहा है, आ जाओ इनर वर्क में। फिर तो फिर मैंने फिर जो है अपनी बहन से हेल्प ली, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब मुझे इन सबसे बाहर आना, अब मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे कुछ करना है, कुछ अपने लिए। उसके बाद मैंने अपनी बहन से कुछ हेल्प ली है, मेरी बहन ने कुछ पैसे दिए। फिर मैंने अपनी इनर वर्क जो है बेसिक फर्स्ट लेवल जो है वहाँ से शुरू किया, और फिर तो जर्नी रुकी ही नहीं। फिर 1 फिर 2 फिर सारे हीलिंग कोर्सेज, सब कुछ एंड आई थिंक किया। धीरे धीरे फाइनेंशियली सारा सपोर्ट उस टाइम आता रहा होगा, किधर से कुछ ना कुछ बिल्कुल। इंजर हो पर गया। अभी जब मैं सोचती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ से सपोर्ट आया, कैसे हुआ, कैसे मैंने इतने पैसों का इंतजाम किया, कैसे होते चला गया सब कुछ, कभी कुछ रुका नहीं। और इसी बीच में बहुत अच्छी बात हुई, जैसे जैसे मैं इनर वर्क करने लगी ना, इनर वर्क की जर्नी में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगी, तो मेरा बेटा जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, उसकी जॉब लग गई हम्म। इनर वर्क के साथ ही। वाह। ठीक है। हम्म। और पैसे अपने आप ही आने लगे, और बहुत अच्छी जॉब जिसमें बहुत अच्छा पैकेज। फिर तो पैसों की कोई कमी ही कभी रही ही नहीं। हम्म। इतने पैसे अच्छे से आ जाते थे कि मैं घर के खर्चों के साथ ना, मतलब घूमना फिरना, कहीं जाना आना, कभी कुछ रुका ही नहीं। उसके बाद आते चले गए, मनी का फ्लो अपने आप ही होने लगा इनर वर्क के साथ। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो इंसान मेरे पीछे 24 घंटे पड़ा हुआ रहता था ना, इनर वर्क की एक बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक, चकित करने वाली बात मैं यश का बता रही हूँ, कि जो आदमी 24 घंटे मेरे पीछे पड़ा हुआ रहता था ना, वो इनर वर्क मतलब लेवल 1 करने के बाद ही वो उसने मेरे पीछा छोड़ दिया, अपने आप छोड़ दिया आपके अपने आप छोड़ दिया। बिल्कुल, ये बिल्कुल चमत्कार की तरह हुआ है। इनर वर्क का मैं रिजल्ट बता रही हूँ, अपने आप ही ना ऐसा उसने कैसे मेरा पीछा- पॉसिबल है? वो इतने अपने कंट्रोलिंग आप थे। मुझे नहीं पता, मतलब ये बात ना मैंने शेयर भी की थी क्लासेस में सर को, कि सर उसने मेरा पीछा छोड़ दिया, और उन्होंने ना मेरा पीछा छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, आ रही हूँ, कुछ भी देखना ही छोड़ दिया। क्या उन्होंने मेरे एरर वर्क को मतलब नहीं, आज तक नहीं, अच्छा, नहीं उनको उन्हें पता आज ही तक नहीं। नहीं, पता ही नहीं है कि मैं किसी जर्नी में हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या इनर वर्क करती हूँ, मैं क्या मेडिटेशन करती हूँ, मैं क्या साधना करती हूँ, मैं किस यात्रा पे हूँ, उससे कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो जब आपने इनर वर्क स्टार्ट किया, आई थिंक वो 6 वीक्स का कोर्स है, जब स्टार्ट किया तब आप उनके साथ थे। 6 वीक्स बाय द एंड वो आपके साथ नहीं थे। हाँ, 6 वीक का है, लेकिन 1 मंथ में के बाद ही लग रहा है वो बिल्कुल साइड हो गया। वाह। मतलब पता ही नहीं चला कि मतलब मेरी, अब मुझे ऐसा महसूस हुआ ना, मतलब अब मैं समझती हूँ कि मेरी एनर्जी जो थी ना, वो शिफ्ट हो गई थी, और उनकी एनर्जी से शायद वो मैच ही नहीं करी, तो वो खुद ही साइड हो गई। फिर मुझे आप परेशान victim करना मोड में छोड़, नहीं थे, राइट? मैं विक्टिम मोड में नहीं थी। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि सोल लेसन्स की हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली में जो एक्चुअल ये हुआ क्यों, ये पूरा क्यों, ये परपंच पूरा आपके जीवन में रचा गया, आपको कहाँ पहुंचाना था ईश्वर ने। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि व्हाई डू यू थिंक ऑल ऑफ दैट हैपेंड। स्पिरिचुअल, देखो ये जो जर्नी है ना, एक्चुअल में स्पिरिचुअल जर्नी क्यों है, ठीक है ना। जितने भी लोग अब इस तरह से देखते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, ठीक है, हमारे जीवन में ना जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी रोल में है, ठीक है, वो अपने जगह पे बिल्कुल ही सही है ना? वो है ना, वो हम ना अपनी सोल की यात्रा में ना एक एक लोग को ना चुन के आते हैं अपनी सोल ग्रोथ के लिए, राइट। ठीक है, ठीक है। और ये लेकिन ये सब बातें भी ना जब ज्ञान आता है ना जीवन में, तभी समझ भी आती है, उससे पहले तो ये समझ होता नहीं है ना, हमेशा विक्टिम मोड में रहते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारी सोल जर्नी या हमारी जब स्पिरिचुअल जर्नी जब ट्रिगर होती है ना, तो होता क्या है ना,
कि देखो काम हमें अपनी सोल के ऊपर करना है ना, अपनी आत्मा के ऊपर काम करना है। और यही ट्रिगर ना हम चुन के खुद लेके आए होते हैं एक एक व्यक्ति को। तो जो बहुत भी मतलब ब्रेव सोल होते हैं ना, शक्तिशाली सोल होते हैं ना, वो अपने लेसन लेके आए होते हैं ना कि चल मैं ऐसा लेसन लूंगी, है ना, ऐसा लेसन लूंगी, क्योंकि मुझे इसी लाइफ में ना होता है ना कि इन सब चीजों से बाहर निकलना है ना, मुझे अपना होता है ना कि आत्मा की एकदम शुद्धिकरण करनी है, मुझे निकलना है इन सब चीजों से। तो आप ना इस रोल में आओ। मोर सो मैं निकलूंगी और मैं 10 को और निकाल के जाऊंगी, क्योंकि मैं जब तक मैं इस पेन के थ्रू खुद नहीं जाऊंगी, मैं किसी और के पेन से रिलेट नहीं कर सकती। नहीं कर पाऊंगी। तो एक्चुअल में ना हम सोल ना खुद ही डिसाइड, गॉड के साथ बैठ के ना ये खुद ही हम डिसाइड करके आते हैं, ये हमारे सोल प्लान में होता है। तो जो कोई भी आपके तुम्हारे हमारे साथ ऐसा कर रहा होता है ना, वो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, वो उसको रोल मिला हुआ है, उसने वो रोल बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने अपना रोल निभाया। हर व्यक्ति ना हमारे जीवन में अपना रोल ना बहुत अच्छे से निभा रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि ज्ञान का प्रकाश नहीं है हमारे अंदर, ज्ञान नहीं है, जर्नी नहीं है, इनर वर्क नहीं है ना। अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है, जब होता है जहां से टूटते हो ना, टूट के गिर के जब बिखरते हो ना, जब उठते हो, जब इनर वर्क करते हो, तो वो ज्ञान का प्रकाश जब अंदर में वो लाइट जलती है ना, जब चेतना में थोड़ी ताकत आती है ना, जब हम इनर वर्क करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, जब हम इनर वर्क करते हैं, क्रिया करते हैं, है ना, सांसों के साथ करते हैं, बंद लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी क्या होता है, चेतना जो है हमारे अंदर जो है ना, हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करने लगती है ना, उनका प्रवाह बढ़ने लगता है, तो हमारी चेतना ना का विकास होने लगता है। तो जब हमारी चेतना का विकास होने लगता है तो हमारे अंदर ज्ञान है ना, हमारे अंदर के गुरु ना वो खुद ही जग जाते हैं। और अंदर का जब गुरु बिल्कुल आई थिंक इनर वर्क के ना बहुत सारे डायमेंशंस हैं। एक तो वो आपकी नाड़ी शुद्धि पूरी उसमें हो जाती है, आपके ऑर्गन्स की आप शुद्धि हो जाती है फिजिकल लेवल पे। मेंटल लेवल पे जब आप 30 मिनट्स के लिए भी, अगर आप फुल डे में 30-45 मिनट्स के लिए भी आप बैठ रहे हो अपनी ब्रेथ के साथ, अपने साथ, तो वहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट लुकिंग इनसाइड। और वो इतना मतलब खुद की आंख जब खुद पे पड़ती है ना, तो वो खुद ही इतना सब प्रकाशित हो जाता है, सब इतना खुल के दिखने लगता है। बात यह है कि हम लोग इतने टाइम से खुद के अंदर देखे ही नहीं होते हैं। बिल्कुल। और यही से पता है यशिका, सेल्फ लव की जो शुरुआत होती है ना, हम जो खुद से प्यार करते हैं ना, वो हमारी इनर वर्क से ही शुरू होती है। हम जो पहला कदम लेते हैं ना इनर वर्क के लिए, खुद के लिए, जो कि मतलब लोग बहुत सोचते हैं, मेरे पास जैसे कोई क्लाइंट आती है बहुत सोचती है, पर पता है, और सेल्फ लव के बारे में बहुत डाउट रहता है। सेल्फ लव की शुरुआत ही पता है खुद के इनर वर्क से ही होती है, वहीं से तो हम खुद को प्यार करना शुरू करते हैं, है ना। खुद के साथ बैठते हैं, खुद से पूछते हैं, खुद को समझते हैं, खुद को माफ करते हैं, गले लगाते हैं, है ना। इतने हर्ट रहते हैं, हमारा इनर चाइल्ड इतना हर्ट रहता है, इतने टूटे हुए, इतने दर्द में रहते हैं, कभी अंदर जाके झांक के देखते ही नहीं है तुमको क्या हो रहा है, क्या चाहिए, है ना। खुद की कैरेक्टर पे डाउट, खुद की इंटेंशन पे डाउट, खुद के वजूद में डाउट, खुद की कैपेबिलिटीज पे डाउट। बिल्कुल। और फिर हम लोग देखते हैं ना, फिर पता है जब खुद के साथ प्यार करोगे ना, सेल्फ लव की मैं बात कर रही हूँ, तो पता है वो उस मतलब कल तक ना लोगों की नजर से खुद को देख रहे थे, हाँ वो वैलिडेशन देंगे, वो प्यार करेंगे तो मैं प्यार के लायक, वो सुंदर बोलेंगे ना तो मैं सुंदर हूँ, नहीं तो मैं तो बेकार हूँ। अगर मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी तो मैं बेकार हूँ, मैं अच्छे से बोल नहीं सकती हूँ तो मैं बेकार हूँ, है ना, मैं काम नहीं कर सकती उसके लिए तो मैं बेकार हूँ। मतलब खुद में ही हम खुद को इतना जज कर रहे होते, खुद को कुछ मतलब किसी लायक समझते ही नहीं, ठीक है। पर जब हम ना उस ईश्वर की नजर से ना, जो ईश्वर जो हमको अनकंडीशनल, वो जो भगवान है, प्रभु है, जो हमें प्यार करते हैं ना, हम उनके बच्चे हैं ना, जब उस नजर से हम खुद को देखने लगते हैं ना कि नहीं, हम इनके उनके नहीं, हम उनके बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, है ना, हम महादेव भगवती के बच्चे हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, तो हम इतने नफरत के लायक तो नहीं हो सकते, नहीं हम प्यार के लायक हैं, हम प्यार के लायक हैं, है ना। हम इतनी चोट, इतना दर्द करने के लायक नहीं हो सकते, हम बहुत प्यार के लायक है। और हम प्यार, तो हम खुद को प्यार करेंगे, है ना, खुद को प्यार करेंगे और खुद का साथ ना कभी नहीं छोड़ेंगे। पता है यशिका क्या होता है ना, कि लोग तो जो हमारे साथ कर रहे हैं ना वो तो कर ही रहे हैं, पर हम खुद के साथ क्या कर रहे होते हैं, खुद का साथ छोड़ दिया होता है, पता है, बिल्कुल ही छोड़ दिया होता है, अकेला बिल्कुल। लोग तो जो चोट दे रहे हैं खुद को खुद ही चोट दिए जा रहे होते हैं, कभी पूछते नहीं, कभी खुद को सहलाते नहीं, कभी खुद को गले लगाते नहीं, तू है प्यारी, तू इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, कि लाख हजार गलतियां मैंने की है जीवन में, ठीक है,
पर इट्स ओके ना, ठीक है, इंसान है तो गलती करने आए हैं, सीखने आए हैं, 1000 बार गिरेंगे उठेंगे, लेकिन नफरत के लायक तो नहीं है ना, प्यार के लायक। तो सेल्फ लव का यही मतलब होता है। मुझसे कोई भी अगर कनेक्ट करता है ना और इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए, मैं उससे यही सिखाती हूँ कि बस एक बात गांठ मान लो, किसी की बात मत सुनो। वो जो भगवान जो है ना, माता भगवती, महादेव जो हमसे प्यार करते हैं ना, बस कभी भी डाउट आए ना तो बस सोचना कि वो मुझे जिस नजर से प्यार करते हैं ना, मैं बस प्यार के लायक हूँ। सो ट्रू एंड आपकी स्टोरी सुन के मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हमारा प्यार अगर उन सभी लेडीज जो इसमें फंसी हुई हैं उन तक पहुंच जाए, हमारे से जो इस कॉन्वर्सेशन से जो वार्मथ और जो हीलिंग निकल रही है उन सब तक पहुंच जाए और उनके लिए रास्ते खुल जाए। मेरा भी यही है। अगर उनके लिए रास्ते खुल जाए जैसिका, और पता है अब जब मैं इन सब से बाहर निकली हूँ ना, तो मुझे लग रहा है यही मेरा काम है। अब ये चीज ना कुछ दिन पहले मतलब डाउनलोड हुई कि तुम्हारा ये काम है कि काम। तुम ये अवेयरनेस ना, हाँ, लोगों को फैलाओ, बताओ, जो इस रिश्ते में है सालों साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, या फिर उनकी मौत भी हो गई है, मौत भी हो गई है उस आत्मा की, और ये झेलते झेलते ही हमने भी समाज में देखा, मैंने अपनी फैमिली में देखा है ऐसे रिश्ते। हम्म हमारी मौसी थी, मौसी के साथ हुआ, तो बहुत सारे रिश्ते में तो फैमिली में जब मैं पलट के देखती हूँ, सर्च करती हूँ ना जनरेशन को, तो देखती हूँ बहुतों के साथ ऐसे हो रहा है। पर इससे मैं बाहर निकल के जिस तरह से आई हूँ, वैसे लोगों को लाइट नहीं है। आपके एंसेस्टर्स के भी तो हीलिंग हो गई, बहुत हो गई, और कोई बच्चों के पास भी वो ट्रॉमा नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो अब जब मैं समझ पा रही हूँ, तो मैंने देखा ना, जब पता है, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, तो हमारे एंसेस्टर्स की भी हीलिंग हो जाती है ना। तो अभी जैसे मैंने इसको हील किया ना, तो ये पैटर्न ना मेरी फैमिली में था। अभी जब मैं वापस मुड़ के देखती हूँ ना, तो मेरी बुआ के साइड भी था और मेरी नानी के साइड भी, मतलब मेरे दादी के साइड भी ये पैटर्न था। वो डिपेंडेंसी का, इसी तरह से गालियां खाना, बातें सुनना, करना, उसी रिश्ते में रहना, सहना, कैसे भी घुट घुट के जीना, ये मेरे फैमिली पैटर्न में था। तो मुझे लगता है मैंने ना कहीं उसको हील किया है बिल्कुल इससे बाहर आके, है ना। एंड आई थिंक तो ये कितना भी हम लोग ग्रैटिट्यूड दे लें कि मतलब देयर इज नो वर्ड जितना परम सर ऋतुमाम गुरुजी के लिए है। आई थिंक कोई ऐसा शब्द है नहीं जो डिफाइन कर सकता है द वे दे हैव चेंज्ड आवर लाइव्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू और सो मच। और दूसरी बात ये है ना कि एक चीज और बोलना चाहती हूँ मैं, यशिका, कि शेयर करना चाहती हूँ कि ये जर्नी जो होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, है ना, सबसे बड़ी बात होती है ना कि ये जर्नी खुद की है, ठीक है ना। और ये आप खुद के लिए करते हो, ना आपके बच्चे, ना कोई आपका ट्विन फ्लेम, ठीक है, ना आपके माता पिता, ना आपके पति, कोई भी नहीं। ये स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है ना, खुद की आत्मा के लिए होती है ना। इसमें हमारी मतलब जो है ना, आत्मा का ना शुद्धिकरण होता है। दूसरा क्या होता है ना, इसमें हमारे ना ईगो की डेथ होती है ना। इस जर्नी में ना हमारे ईगो की, पता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या थी यशिका, कि मैं कभी सरेंडर नहीं करती थी। पता है मैं इतनी जिद्दी थी, हमेशा अपना दिमाग, ठीक है, कि मैं कुछ कर लूंगी, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, पैसे नहीं आ रहे, मतलब हमेशा मेरे अंदर रहता है कि मैं ही कर रही हूँ। कभी पता है सरेंडर मैंने कभी जाना ही नहीं था, सीखा ही नहीं जाता, तो ये भी क्या। और जब मैंने सरेंडर किया ना अपनी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, पहले दिन जहाँ मैं टूट के बिखरी थी, और उस लेवल पे जाके जहाँ मैं टूटी थी ना, जब मैंने खुद को सरेंडर किया, सर पटका था, है ना, महादेव भगवती के आगे, नहीं, फिर वहां से ना मेरे लाइफ में फिर चेंज आना शुरू हुआ। तो हम पता है कभी प्रभु के चरणों में ना अपने आप को सौंपते ही नहीं है कि तू आप चला लो ना, आपके बच्चे हैं, नहीं, दिमाग लगाना है, घुसाना है ना। तो ये जर्नी पता है खुद की आत्मा से जुड़ने की और ईश्वर से जुड़ने की जर्नी है। हम ना भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं और भगवान उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम जो इसके उसके पीछे भाग रही हो, मेरे पीछे क्यों नहीं भागती, मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, है ना। तो ये जर्नी ना ईश्वर से जुड़ने की जर्नी है। दूसरा, ये जर्नी ना अपने अंदर जितने भी ब्लॉक्स है ना, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि ऐसा क्यों होता है, हमारी लाइफ ऐसी क्यों होती है, उस पे काम करने की जर्नी है। ये जर्नी ना शैडो वर्क करने की जर्नी है, ठीक है। शैडो वर्क, जितनी भी बुराइयां, हजारों बुराइयां हैं हमारे अंदर, जब इनर वर्ड के साथ अंदर जाओगे, अंदर जाओगे, अंदर जाओगे, तो देखोगे कितनी बुराइयां हैं। पता है जब मैं इस जर्नी में नहीं आई थी ना, मैं सोचती थी ना कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, विक्टिम हूँ, ठीक है, मुझे पीड़ित किया जा रहा है, मुझे मार रहा है, मेरे साथ तो ऐसे कर रहा है, मम्मी मेरे साथ ऐसे कर रहा है, भाभी मेरे साथ ऐसे कर रहा है, जो फ्रेंड है पता है मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मैं इसी चीज को साथ कहीं ना कहीं मतलब इंजॉय भी करने लगी थी। हाँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ, बेचारी हूँ, अबला हूँ, और मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मतलब कोई भी पावर ना अपने हाथ में कुछ, हाँ, बिल्कुल, कि नहीं मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है।
क्या ब्लॉक्स है ना, हम्म कहाँ अंधेरा है, कहाँ डार्कनेस है अंदर, जहाँ टॉर्च दिखाने की जरूरत है। कौन से शैडो पार्ट्स आपके सामने आए? मतलब कोई भी ऐसा शैडो नहीं है ना जो मेरे अंदर नहीं था, और अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं पूरी तरह से हील हूँ, अभी भी हर दिन कुछ ना कुछ शैडो दिख जाता है, हर दिन। और हमारे बच्चे तो और भी ज्यादा शैडो हमें दिखाते हैं, अभी भी दिखा देते हैं, दिखाते ही रहते हैं, हर दिन काम होता है। लेकिन कोई भी ऐसा शैडो नहीं था है ना कि जो कि मैंने नहीं देखा मेरे अंदर था। मैं झूठ बोलती थी, मैनिपुलेट करती थी, सेल्फ लव नहीं था, विक्टिम मोड में रहती थी, है ना, ब्लेम की एनर्जी में रहती थी, हमेशा कंप्लेन। सबसे जो मेरे अंदर बुराई थी ना वो कंप्लेन करने की थी। कभी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मैं नहीं लेती, ठीक है। ये एक बहुत सारे सोल के अंदर ये होता है, वो कभी अपने जीवन की ना जिम्मेवारी लेते ही नहीं है। हमेशा कंप्लेन करना है, कंप्लेन करना है, कंप्लेन करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है। और कंप्लेन कर रहे हो या फिर मतलब लोगों को खुश कर रहे हो, अपने हस्बैंड को ही खुश कर रहे हो, नार्सिसिस्टिक पति को ही खुश कर रहे हो, पिता को ही खुश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो खुश? वहां क्यों नहीं टॉर्च डाल के देखते हो कि वो क्या पैटर्न है मेरे अंदर, वो क्या है जो मैं इस तरह का बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेती हूँ और खुद के ऊपर काम नहीं करती हूँ? क्या है वो? क्यों नहीं जाते अपने अंदर? क्यों क्यों पीपल प्लीजिंग में क्यों जाते हैं लोग? क्यों नहीं करते खुद पे काम? पता है पीपल प्लीजिंग के पीछे ना बहुत डीप क्या है ना कि कोडिपेंडेंसी होती है। अब देखो इसको मैंने हील किया है काफी हद तक, तो मैं इस पे मैं बात करती हूँ यशिका, कि पीपल प्लीजिंग इसलिए लोग करते हैं ना कि वो कोडिपेंडेंट रहते हैं। तो अब बात करोगे ना कि कोडिपेंडेंट क्यों रहते हैं, तो कोडिपेंडेंट ना वो वैलिडेशन सीख कर रहे हैं। तो उसके भी जब भीतर जाओगे ना, डीप में जाओगे ना, मैंने इस पे बहुत साधना की, ठीक है, बहुत अपने अंदर गई आई कैन सी दैट, मैंने कैन वेरी क्लियरली सी दैट। वैलिडेशन मतलब कि मैं अच्छी हूँ, मुझे बोल दो कि मैं अच्छी हूँ। हाँ तुम मतलब वैलिडेशन मतलब ना वो भी हमारा शैडो पार्ट है ना। हमको वैलिडेशन क्यों चाहिए? हमको वो भगवान वैलिडेशन दिया है ना कि हम सोल है, तो नहीं। तो हम अपने को क्यों वैलिडेशन के पीछे क्या है पता है? सेल्फ लव का ना होना, क्योंकि खुद से प्यार है नहीं, तो दूसरे से वैलिडेशन चाहिए। और वैलिडेशन के पीछे क्या है? कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी से जब आगे जाओगे ना तो उसका उसका बाप होता है ना वो है पीपल प्लीजिंग। और ये सब इसके बच्चे हैं, और इसका कोर ना सेल्फ लव है, क्योंकि खुद से कनेक्टेड होने, खुद से हर चीज बाहर दूसरे से चाहिए। क्यों? खुद से कनेक्शन है नहीं, अपनी आत्मा से कनेक्शन है नहीं, खुद से प्यार है नहीं, तो हर चीज लोगों से चाहिए, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में ये सब एक एक पार्ट के ऊपर ना हमें काम करना होता है ना। तो ये है स्पिरिचुअल जर्नी, है ना। और जब ये सब काम करोगे ना, धीरे धीरे इनर वर्क करोगे, अपने इनर चाइल्ड को ही करोगे, सारे ब्लॉक्स के ऊपर काम करोगे, धीरे धीरे खुद से जुड़ोगे, अपनी आत्मा से जुड़ोगे, ध्यान करोगे, अपनी सारी एनर्जी जो जो बाहर है ना लोगों के पीछे लगा के रखी है, वो जो वापस खींच के अपने अंदर लेके आओगे ना, तो धीरे धीरे ना शांति उतरने लगेगी जीवन में, है ना। शांत होते चले जाओगे, पीस को महसूस कर पाओगे जो कल तक कभी महसूस नहीं हुआ था। जो शांति की तलाश में हम रहते हैं ना, पूरी दुनिया है कि शांति चाहिए, वो शांति हमारे अंदर ही है ना। बाहर कहीं कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर है। तो ये जो एनर्जी को जब वापस लेके आओगे, जब हीलिंग करोगे, है ना, इतना हार्ट लेके इतना पेन लेके बैठे हुए हैं, तो कहाँ से मन शांत रहेगा? कहाँ से आएगी शांति? नहीं आएगी शांति। जब हीलिंग करोगे, इनर वर्क करोगे, मिरर एक्सरसाइज करोगे, शैडो वर्क करोगे, है ना, सब कुछ करोगे, तब जाके अंदर महसूस करेंगे। और हर सोल को करना चाहिए, पता है। मैं तो बोलती हूँ जीवन का मतलब एक उद्देश्य ही रहना चाहिए। खुद से बढ़कर क्या है यशिका? खुद से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम यहाँ अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, है ना, अपने ट्विन फिल, किसी के लिए नहीं है, हम खुद के लिए आए हैं, है ना। खुद से बढ़कर क्या है? खुद से बढ़ मतलब अपनी जान लगा दो। मैं तो बोलती हूँ अपनी अंतिम जीवन के अंतिम सांस है ना, उस समय तक अपनी हीलिंग करो। अगर हील नहीं हुए हो तो अपने ऊपर काम करो, अपनी सोल को ना, क्योंकि खुद से बढ़कर कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है खुद से बढ़कर। ये जिद अपने अंदर लेके आओ कि मुझे अपना करना है, मुझे खुद को हील करना है, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, अंतिम सांस तक मैं हीलिंग करूंगी करूंगी करूंगी। कितना भी दर्द हो, कितना भी पेन हो, पता है अंदर जब झांकोगे ना बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होगा, एक छटपटाहट होती है, पता है, अंदर देखना नहीं चाहते, फिर थक जाओगे, दिमाग थक जाएगा अंदर देखते 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 देखते। जब अंदर जाओगे, बैठोगे ना, थक जाओगे। थक थक जाते हो, सो जाओ, उठो, फिर सोचो, हर दिन हर ट्रिगर हील करो। ये मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से सीखा है। आई कैन टोटली सी दैट। मतलब इतना पावरफुल आप साउंड कर रहे हो, आप अपने आप से कनेक्टेड इतना साउंड कर रहे हो। और एक वुमेन जो इतने बड़े ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से निकली है, उसके लिए इतना पावरफुल साउंड करना साउंड्स इम्पॉसिबल। सल्यूट टू यू। आई मीन, I bow down to your energy. I'm feeling so empowered. I'm feeling so I have no words.
एक मेरा पर्सनल डाउट है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने मुझे कहा कि लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, और एक बात आपने कही कि आपने कभी सरेंडर नहीं किया। डिफरेंस क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी में? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सरेंडर करना क्या है? हाँ, बिल्कुल। जैसे देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सरेंडर करना इस तरह है ना कि जैसे आज का दिन शुरू हुआ, ठीक है? आज मुझे ये काम करना है, ठीक है? जो भी दिन भर के जो भी मेरे काम है, काम करो, सुबह उठते ही सरेंडर कर दो प्रभु को, ठीक है? काम करो, रेजिस्टेंस की एनर्जी नहीं आनी चाहिए। अगर काम हो रहा है, गो विद द फ्लो, ठीक है? काम हो रहा है, जैसे मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं, ऑफिस जाना है, पैसे कमाना है, ठीक है, लेके आना है। कोई काम नहीं हो रहा है, बंद हो गया है या कुछ भी हो गया, तो वहाँ जो हम रजिस्ट करते हैं ना, नहीं यहाँ नहीं गए, तुरंत हाथ पैर मारते हैं, तुरंत दूसरे को फोन कर देते हैं, फिर अरे ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा, ये जो हम दिमाग चलाते हैं ना, बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं और परेशानी में, मतलब एकदम टेंशन में हो जाते हैं कि जैसे मैं क्या करती थी ना कि पैसे नहीं है तो अब क्या होगा, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, उसके जीवन का क्या होगा। और इस परेशानी में जो हम घुटने लगते हैं ना, एक सोच में चले जाते हैं ना, हम्म। और वो नहीं होना चाहिए। काम करो और सरेंडर करते जाओ, काम करो, सरेंडर करते। बच्चे हैं, फैमिली ना, वो सब यूनिवर्स ना, सबकी, मतलब हमारे एक नहीं होने से किसी का कुछ नहीं बदलने वाला है, ठीक है ना? कुछ नहीं होता है। आज मदर मर जाती है, आज फादर मर जाता है, कल से जीवन फिर वही है, वही सवेरा है, वही शाम है। पता है, हम ही अपने कंधों पे ना इतना भार लेके चल रहे होते हैं। मैंने जो समझा है, ठीक है ना, मैंने अपनी जर्नी से जो समझा है कि मतलब हम ही इतने कंधों पे ना भार लेके चल रहे होते हैं। सरेंडर कर देना, अपनी जो भी जिम्मेवारी है ना, ड्यूटी है ना, धर्म है ना, धर्म हम्म। वो करो। मैंने ये सीखा अपनी यात्रा से कि मैं अपने धर्म करूंगी, मेरे जो कर्म है वो मैं करूंगी, बाकी सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ती हूँ, जो होना है वो। तो वो जो भार लेके हम चल रहे थे ना, उसको छोड़ दो, ये होता है सरेंडर। दिस वाज ब्यूटीफुल प्रतिभा जी। ट्रॉमा से आप निकले हो, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कोई लेडी इतना बात कर पाएगी इतने बड़े ट्रॉमा के बाद। और ये आपका इनर वर्क है कि आप अपनी बात पूरी तरह, बहुत स्पष्ट तरीके से आप अपनी पूरी बात पूरे कॉन्फिडेंस से आप रख पा रहे हो। दैट्स अमेजिंग। मैम की जब क्लास होती थी ना, और मैम बोलती थी ना कि कुछ अपना वो एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर करना है, छोटा सा वीडियो बना के भेजो, मैं तो डर के पसीने पसीने कि ये काम तो मुझे इतनी एफर्ट लगती थी ना, मैं क्या बताऊं, मैं पागल हो जाती, पूरे घर में घूमती रहती थी इधर से इधर, दो शब्द भी नहीं बोल पाती थी। एक जैसे ही बोलने का कोशिश करती थी, शब्द मुंह के अंदर ही रह जाता, निकलता ही नहीं था। और रोने लगती थी मैं जोर जोर से कि मतलब मैं नहीं बोल पा रही हूँ, नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब अंदर है बहुत कुछ बोलने को, निकाल नहीं पा रहे हैं, फीलिंग्स है बता नहीं पा रहे हैं, है ना? और एक बात और भी मैं यशिका शेयर करना चाहूंगी, जो कि इनर वर्क की पहली ही क्लास थी, पहली या दूसरी क्लास थी, और रितु मैम आई थी उस क्लास को लेने, ठीक है? और मैम ने, किसी बच्चे ने ना कोई प्रश्न किया था मैम से, तो वो सब तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब निचोड़ यही था कि मैम ने बोला था कि अगर आपको अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है ना, तो इनर वर्क ही वो चीज है, उसको कभी मत छोड़ना, ठीक है ना? ये बात ना मैंने गांठ नहीं, 1000 गांठ बांध ली थी, वो पहली या दूसरी ही क्लास थी मैम की, तो मैम की, कि मैं अपना इनर, वो बात ना, रितु मैम की, आज मैं याद कर रही थी तो मुझे याद है, वो बात ना मैंने अपने अंदर ना पूरी बैठा ली थी। नहीं, मैम ने बोला है ना कि अगर आपको अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है ना, तो इनर वर्क ही वो कुंजी है जो बढ़ा जिससे कि जो आगे बढ़ेगी। तो उसको ना, पता है यशिका, मैंने कभी नहीं छोड़ा, मेरे अंदर तक उतर गई थी वो बात कि नहीं, मुझे जीना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं ऐसे नहीं मर सकती हूँ, मैं ऐसे नहीं दुनिया से जा सकती हूँ, नहीं। और फिर वहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। अमेजिंग। आई एम स्पीचलेस, आई एम एम्पावर्ड, आई एम स्पीचलेस। आई एम फीलिंग सो मच वार्मथ, मतलब आई एम फीलिंग ग्रेटफुल। मैं बता नहीं सकती, मैं एक साथ इतना सब कुछ फील कर पा रही हूँ इस टाइम पे। एंड आई होप जो सुन रहे हैं इसको, दे कनेक्टेड with this too. So we are almost near the winding up of the session. Is there any message that you have for the viewers? मैं अपनी स्पिरिचुअल यात्रा के बारे में बस, अभी जिस मकाम पे मैं खड़ी हूँ ना, मैं बस यही कहना चाहूंगी यशिका, कि ना किसी से जीतने की चाह, कि ना किसी से जीतने की चाह और न हारने का डर, ना किसी से जीतने की चाह और न हारने का डर, खुद ही को खुद में ढूंढने की अभी जंग बाकी है, अभी जंग बाकी। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. This is one of the most powerful sessions I ever had since I started this podcast. I love you from the bottom of my heart. I love you. Thank you so much for being here. Thank you so much for sharing up so openly. Thank you so much. And viewers,
अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको यहाँ से कोई रास्ता मिल पाया, just let us know in comment section below. Thank you so much for your love and support. See you. Bye.